Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे थे और लास्ट सेशन में हमने देख लिया था राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पार्ट 1 और आज हम कवर करेंगे इसका पार्ट 2। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने कवर किया था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया की फेजेस। टोटल हमने 3 फेजेस देखी, किस तरह से अर्ली फेज के अंदर उन्होंने लीडरशिप ली इंडियन नेशनल मूवमेंट की। देन मिड में आते हुए उन्होंने गांधीयन जो मूवमेंट था इंडियन नेशनल मूवमेंट लेड बाय गांधी जी वो ज्वाइन किया। लेकिन जब गांधी जी की आइडियोलॉजी और सस्पेंशन उन्होंने कर दिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, तो फिर उन्होंने सोशलिस्ट रास्ता अपनाया और उसके बाद थर्ड फेज के अंदर फाइनली सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप के अंदर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। तो ये 3 फेज थी हमने डिस्कस की। देन वी डिस्कस द आइडियोलॉजी कि क्या क्या एलिमेंट है इनकी आइडियोलॉजी के। 3 मेन चीजें हमने देखी यहाँ पे इनकी आइडियोलॉजी के। एक तो कल्ट ऑफ वायलेंस यानी कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड ऑल, बॉम्ब पिस्टल्स। सेकेंड यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज, और थर्ड इनका यहाँ पे इंडिविजुअल एक्शन। और वी कैन से कि हीरोइज्म को ये फॉलो करते थे, हीरोइज्म की सेल्फ सैक्रिफाइस करना और इन चीजों को ये हाई पेडेस्टल पे रखते थे। देन देखा कि कुछ रिलीजियस टिंज भी थे, लेकिन वो कम्युनल अप्रोच नहीं थी उनकी। रिलीजियस टिंज जो थे वो बस सेल्फ मोटिवेशन के लिए थे यहाँ पे। जो बाद में हमने देखा है कि सेकंड फेज में आते आते ये चीज भी खत्म हो जाती है और कंप्लीटली जो है ये सेक्युलर नेशनलिज्म को फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल एक्शन की जगह भी मास मूवमेंट या मासेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देते हैं अपने मूवमेंट में, और मासेस की जो कैपेबिलिटी थी, जो पोटेंशियलिटी थी और रिवोल्यूशनरी पोटेंशियलिटी थी, उनको इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया। तो ये एलिमेंट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड सीक्रेट सोसाइटी जो है वो लास्ट तक यहाँ पे इनके साथ रहता है और बेसिकली इनके स्ट्रक्चर का या इनके ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके ये मेन एलिमेंट थे। देन इनकी आइडियोलॉजी के अंदर भी शिफ्ट देखने पर, जो पहले नेशनलिज्म बेस्ड आइडियोलॉजी थी या नेशनलिज्म का एलिमेंट था इनकी आइडियोलॉजी के अंदर, लेटर फेज के अंदर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सोशलिस्ट के अंदर, है ना। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो करने लगते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने लास्ट सेशन को कवर किया था। आज हम देख लेते हैं अर्ली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, कौन कौन सी जो फर्स्ट फेज के दौरान यानी 1907 से लगा के आप जहां से हम्बल बिगनिंग मानी जाती है गांधीयन एरा तक देख लो, 1920 तक कौन कौन सी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन अर्ली रिवोल्यूशनरिस्ट के द्वारा यहाँ पे परफॉर्म की गई। और 1920 के बाद की जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है वो गिनी जाती है आपके लेटर रिवोल्यूशनरी पीरियड, है ना, जिसके अंदर मेन बस 2-3 ही है, जैसे चोरा चोरी कांड है और आपका वो चिटगोंग आर्मरी रेड है ना, सूर्य सेन के द्वारा जो की गई थी, जो लेड की गई थी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना था उस समय, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के द्वारा बाद में जो ये आर्मरी चिटगोंग आर्मरी रेड और काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस है, लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस थे जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई भगत सिंह के द्वारा, है ना, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस वो जो है आपके लेटर फेज के अंदर आ जाती है, और एक चिटगोंग आर्मरी केस रेड जो है वो आ जाती है। तो ये लेटर रिवोल्यूशनरी के कुछ भाग है जो हम थोड़ा आगे के वाले सेशन में कवर करेंगे, वो यहाँ नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे हम जो कवर कर रहे हैं वो अर्ली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया कवर कर रहे हैं, मोस्टली 1907 से 1920 के बीच का पीरियड। फिर तो गांधीयन लीडरशिप आ जाती है और गांधी जी की लीडरशिप के अंदर हम देखेंगे बाद में आइडियाज ऑफ गांधी जी एंड हिज प्रोग्राम, है ना।
वो देखेंगे। तो यहाँ पे अर्ली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अगर इंडिया में चलता है तो उसका श्रेय जाता है अनुशीलन समिति को। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो लेटर फेज के अंदर 1920 के बाद में एक अनुशीलन समिति के तर्ज पे ही बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन था, और ये भी जो है वेरियस कॉन्स्पायरेसी केस को एग्जीक्यूट करने का, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करने का काम करता था, और जो भी रिवोल्यूशनरिस्ट थे उनको ट्रेंड करने का काम यहाँ पे ये करते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन अर्ली फेज के अंदर हम देखें रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया की, तो उस समय थी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो है इसका गठन होता है 1902 में, इवन बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1902 से आई सेड कि यहाँ पे जो ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है या वी कैन से रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी इंडिया के अंदर, लेकिन इतनी फोर्थ फ्रंट पे नहीं आ रही थी। आफ्टर द फेलियर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी दे टुक द लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो अनुशीलन समिति जो है एक ग्रुप था, समिति मतलब एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो यहाँ से इंडिया से ब्रिटिश शासन जो है उसको ओवरथ्रो करने के लिए वेरियस कॉन्स्पायरेसी को ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करते थे, और उसको एग्जीक्यूट करने का भी काम करते थे। जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम करते थे, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी ये करते थे उसके लिए ट्रेनिंग भी ये लोग प्रोवाइड करवाते थे थ्रू देयर सीक्रेट सोसाइटीज। तो ये सारी चीजें जो है वो एक सीक्रेट सोसाइटीज के रूप में वर्क करती थी, अंडरग्राउंड ये लोग वर्क करते थे, फोर फ्रंट पे नहीं थे। तो 1902 में कलकत्ता में ऑलरेडी 3 सीक्रेट सोसाइटीज वर एग्जिस्ट करती थी वहां पे, दैट इज कॉल्ड कंबाइंडली अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति कोई एक समिति नहीं है, बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटी थी जो उस समय रन कर रही थी अपने प्लान, अपने जो भी प्लानिंग थी उनको एग्जीक्यूट कर रही थी अपने अपने लेवल पे। तो डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ पे बनी हुई थी इन रिवोल्यूशनरीज की। तो इन रिवोल्यूशनरिस्ट की डिफरेंट सोसाइटी जो थी उसमें जैसे मेन 3 सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी थी जो कलकत्ता के अंदर वर्क करती थी। तो वन इज लेड बाय सतीश चंद्र बसु, सेकंड वाज लेड बाय सरला देवी एंड थर्ड वाज लेड बाय अरबिंदो घोष। तो अगर हम ये पूरा बंगाल इसको कंसिडर करें, ये है बंगाल आपका, तो बंगाल को बांटा भी कैसे था इन्होंने, अंग्रेजों ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ऐसे ही बांटा था। तो मतलब ये पूरा ज्योग्राफिकली बहुत वास्ट एरिया था, ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट के अंदर यहाँ पे ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, है ना, जिसकी कैपिटल या फिर जिसका सेंटर पॉइंट मान लो ढाका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन है आपका सेंटर हॉटबेड जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट का, वो है यहाँ पे कलकत्ता, बिकॉज इट वॉज अ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो यहाँ पे वेस्ट के अंदर ये समिति जो कलकत्ता के अंदर थी, वन इज लेड बाय सतीश चंद्र, सेकंड इज सरला देवी एंड थर्ड वन इज अरबिंदो घोष। तो जो थर्ड वन थी जो अरबिंदो घोष यहाँ पे लेड कर रहे थे, अरबिंदो घोष लेड कर रहे थे। और वेस्टर्न साइड के अंदर सेम जो है ऐसे ही अनुशीलन समिति को लेड कर रहे थे पुलिनदास। ठीक है, यहाँ पे कलकत्ता में 3 लीडर आ जाता है, सतीश चंद्र बसु और सरला देवी, सरला देवी एंड थर्ड वन आ जाते हैं यहाँ पे आपके अरविंदो घोष। तो वेस्टर्न कलकत्ता में ये 3 जो लोग थे ये इस अनुशीलन समिति की लीडरशिप जो है या सीक्रेट सोसाइटीज रन कर रहे थे। और ढाका साइड यानी ईस्टर्न पार्ट की तरफ बंगाल के उधर पुलिनदास जो है वो इस ऐसी ये सीक्रेट सोसाइटी को चला रहे थे, जिसका कंबाइनली इन सभी सीक्रेट सोसाइटीज को कंबाइनली कहते थे अनुशीलन समिति। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति के ऐसे तो मैं कह रही हूँ कि आपके यहाँ पे 3 सीक्रेट सोसाइटी थी जिनको डिफरेंट लीडर जो है वो यहाँ पे लीड करते थे। लेकिन मेन जो है सतीश चंद्र बसु जिन्होंने अनुशीलन समिति की फाउंडेशन की थी, तो ही वॉज अ फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति इन कोलकाता इन 1902। इसी अनुशीलन समिति के अंदर और सारी भी बहुत सारी ब्रांचेस थी, ऑलमोस्ट 5000 ब्रांचेस ये इधर उधर पूरी नॉर्थ इंडिया के अंदर खोल चुके थे, फ्रॉम बंगाल टू वी कैन से पंजाब तक। तो ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट जो है इनमें हर एक जगह पे इन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी जो है वो खोल रखी थी और ये अंडरग्राउंड जो है वर्क कर रहे थे।
कुछ जैसे जिम के रूप में खोल ली, कि इन्होंने अखाड़ा के रूप में खोल दी, लेकिन वो अखाड़ा नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए वो अखाड़ा हुआ करता था, लेकिन वहां पे रन होती थी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज। वहां पे रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था फॉर द टेरर एक्टिविटीज। तो इस तरह से इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जिसमें मेन जो थी ये 3 थी, और बाकी 500 और भी अदर थी जो फ्रॉम बंगाल टू पंजाब तक फैली हुई थी यहाँ वहाँ। लेकिन कंबाइंडली वो सारी किसी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला के अंदर अगर कहे तो वो थी अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति की अम्ब्रेला थी, उसके अंडर बहुत सारी छोटी छोटी ये ब्रांचेस सीक्रेट सोसाइटीज वर्क कर रही थी। तो ईस्टर्न साइड के अंदर ढाका के अंदर जो अनुशीलन समिति की ब्रांच थी उसको पुलिन दास लेड कर रहे थे, और यहाँ पे ये 3 तो थी। लेकिन बाद में जो अरबिंदो घोष है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और पौंडीचेरी की तरफ निकल जाते हैं आफ्टर द अलीपुर बॉम्ब केस, है ना। ये अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया था। तो जब अरबिंदो घोष यहाँ से लीडरशिप से हट जाते हैं तो उनकी जगह फिर लेते हैं बाघा जतिन। बाघ जतिन, है ना, हिंदी में यहाँ पे है बाघ जतिन इनका नाम है। इनको टाइटल दिया गया था, एक कहानी है इनके पीछे की, मतलब बंगाल टाइगर से ये मतलब ऐसे लड़ लिए थे, है ना, उसको मतलब हरा दिया था। बहुत सारे स्टिचेस भी इनको आए थे, बहुत सारी इंजरी भी इनको हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने बाघ को जो है वो किल कर दिया था, मार दिया था टाइगर को, बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर को। बिकॉज अभी भी आप देखते हो ह्यूमन इनकाउंटर तो होता ही होता है। तो उस समय उनके एरिया में जतिन, इनका पूरा नाम है जतेंद्र मुखर्जी, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, जतेंद्रनाथ मुखर्जी कह दो, जतिन, बाघा जतिन कह दो, है ना। कभी कभी नाम आता है जतिन मुखर्जी नाम आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जतेंद्रनाथ ने लिख के आके जतिंद्र आता है खाली, या खाली जतिन आ जाएगा, तो बस यही है बाघा जतिन, है ना, बाघ जतिन। तो उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर के साथ एनकाउंटर मतलब उनका हुआ था, और फाइनली उसको उन्होंने डिफीट कर दिया था रॉयल बंगाल टाइगर को। और उस दौरान, उस फाइट के दौरान इनको भी बहुत सारी स्टिचेस आई थी। फिर इनको एक लोकल डिस्पेंसरी में लेके गए थे, वहां पे इनका ट्रीटमेंट चला। तो वहां के जो डॉक्टर थे ना, उन्होंने इनकी ये कहानी सुनी, और वो डॉक्टर ने इनको ये टाइटल दिया था बाघ जतिन, ठीक है। तो ये इनके टाइटल के पीछे ये कहानी है, इसलिए इनको कहते हैं बाघ जतिन। ये भी एक रिवोल्यूशनरिस्ट थे, है ना, नेशनल रिवोल्यूशनरिस्ट, नेशनलिस्ट थे। तो जब अरबिंदो घोष यहाँ से एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर जो ये कलकत्ता ब्रांच जो थी वो उन्होंने किसने संभाली, फिर जतिन ने, और उसको फिर युगंतर के नाम से, या युगंतर कह दो आप, तो ये युगंतर के रूप में फिर इन्होंने आगे इसकी लीडरशिप की। तो ये जो युगंतर था, ये एक अनुशीलन समिति का आप एक इनर सर्कल कह सकते हो, है ना। समिति के अंदर एक छोटा सा ग्रुप युगंतर नाम से, है ना, युगंतर कह दो, जुगंतर कह दो, जो बाघा जतिन के द्वारा यहाँ पे लेड किया जा रहा था। तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के जो अर्ली फेज है ना, उसमें मेनली जितने भी कॉन्स्पायरेसी केस फाइल हुए हैं, जितने भी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई है, वो इस अनुशीलन समिति के नेशनलिस्ट के द्वारा ही, अनुशीलन समिति के मेंबर्स के द्वारा ही एग्जीक्यूट की गई है, ठीक है। मोस्टली जितने भी नेशनलिस्ट बिलोंग करते थे वो इस अनुशीलन समिति से ही बिलोंग यहाँ पे करते थे। तो यहाँ पे इस अनुशीलन समिति को यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे बिपिन चंद्र पाल है ना, ब्रह्म बांधव उपाध्याय है, ये इनको यहाँ पे सपोर्ट करते थे। तो ये जो इसके मेंबर थे अनुशीलन समिति के, वो क्या करते थे, वेरियस टेरर एक्टिविटीज को प्ले करते थे। अनपॉपुलर जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनके मर्डर प्लान करते थे यहाँ पे, है ना, उनके ऊपर एम्बुश अटैक करते थे, डेकॉइटी करते थे, सो दैट कि वो यहाँ पे फंड रेज कर सके। बिकॉज ऐसे तो इनको कोई फंड देता नहीं था, डोनेशन वगैरह मिलता नहीं था। तो ये अपने सिस्टम को चलाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे मनी की जरूरत होती है, बिकॉज आपको बॉम्ब और पिस्टल अगर बाई करने हैं तो वहाँ पे वेपन अगर आपको बाय करना है तो आपको मनी की जरूरत होती है, और भी अदर चीजें आपको अगर कैरी आउट करनी है मिशन आपका, तो उसके अंदर मनी कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करती है। तो इस वजह से ये डिकॉइटी करते थे, है ना, ट्रेन वगैरह जो होती थी उनको लूट लेते थे, डीरेल कर देते थे, डीरेल करके फिर उनको लूट लेते थे, जिससे कि वो
फंड रेज करते थे अपनी इन टेरर एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। बॉम्ब एक्सप्लोजन्स करते थे, असैसिनेशन ऑफ की ब्रिटिश एम्प्लॉयज, है ना। जो भी ब्रिटिश एम्प्लॉय पाया जा रहा है कि वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, तो उसको ये उसकी मर्डर करने की प्लानिंग जो है ये एग्जीक्यूट किया करते थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज ये कैरी आउट करते थे। तो अभी मैंने बताया युगंतर और जुगंतर ग्रुप जो है वो 1906 के अंदर फाउंडेशन की गई इसकी, है ना। अनुशीलन समिति के 1902 में कर दी गई अनुशीलन समिति के, लेकिन उसके अंदर ही उसका एक इनर सर्कल जो बाद में अरबिंदो घोष जिस सीक्रेट सोसाइटी को लेड कर रहे थे ना भाई, सीक्रेट सोसाइटी लेड बाय अरबिंदो घोष। तो अरबिंदो घोष जैसे ही चले गए, ये सीक्रेट सोसाइटी किसके लीडरशिप में आ गई, आपके बागा जतिन के, है ना, जतेंद्र नाथ मुखर्जी के लीडरशिप में आ गई। तो इसी सीक्रेट सोसाइटी को इसने नेम चेंज कर दिया एज ए युगंतर, या वी कैन से जुगंतर। तो ये जो जुगंतर और युगंतर जो है ये एक अनुशीलन समिति की ही एक सीक्रेट सोसाइटी, एक ब्रांच कह दो आप, या फिर वी कैन से एक इनर सर्किल है ना। सर्किल के अंदर एक इनर सर्किल, ये सर्किल बड़ा अनुशीलन समिति, इसके अंदर ये छोटा सर्कल जो है वो जुगंतर ग्रुप है। तो इसकी फाउंडेशन जो है 1906 में की गई। तो इसके मेन लीडर जो थे वो अरबिंदो घोष है, बरिंद्र घोष है, ये दोनों ब्रदर है, ठीक है। बरिंद और अरविंद ब्रदर है, घोष ब्रदर्स। फिर राजा सुबोध मलिक और भूपेंद्र नाथ दत्त, दे स्टार्टेड जुगंतर जर्नल ऑल्सो। ये जर्नल मैंने बताया था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनके ऑर्गेनाइजेशन का वी कैन से एलिमेंट कह दो, या फिर जो सोर्स है वो कह दो, दैट इज द न्यूज़पेपर एंड जर्नल, जिसके थ्रू ये अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज को पब्लिक के अंदर या मास के अंदर डिससेमिनेशन करने का काम करते थे। तो वैसे ही इन्होंने ये जुगंतर ग्रुप ने अपना एक जर्नल पब्लिश करना शुरू किया, नेम एज अ जुगंतर जर्नल, है ना। तो जुगंतर ग्रुप ने स्टार्ट किया अपना जर्नल जुगंतर नाम से ही। तो ये थी अनुशीलन समिति जो इंडिया में एक मेजर रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क कर रही थी। और सेकंड हम यहाँ पे देख लेते हैं अभिनव भारत मंदिर, या वी कैन से यंग इंडियन सोसाइटी। यंग इंडियन सोसाइटी की जो फाउंडेशन है वो वीडी सावरकर द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी, और उनके ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर दोनों भाइयों ने मिलकर इस अभिनव भारत मंदिर या यंग इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी 1904 के अंदर। शुरुआत में इसकी फाउंडेशन जो है वो नासिक में होती है, लेकिन एज अ मित्र मेला, है ना। मित्र मेला का नाम स्वदेशी में आया था, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ाया तब मित्र मेला आया था। तो मित्र मेला क्या है, अभिनव भारत मंदिर का ही पहले जो इनिशियल नेम था वो क्या था, मित्र मेला। इसका इनिशियल नेम क्या था, मित्र मेला, जब इसकी शुरुआत की गई थी नासिक के अंदर, है ना, इन 1899। तो 1899 में इसको मित्र मेला के नाम से स्टार्ट किया गया था नासिक के अंदर, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया 1904 के अंदर अभिनव भारत मंदिर या यंग इंडियन सोसाइटी। ये जो ग्रुप है ये इंस्पायर्ड होता है फ्रॉम दी मेजिनी, जो इटली के अंदर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का में पार्टिसिपेट कर रहे थे, या वी कैन से कि उस समय के हीरो, इटली के हीरो जो थे वो मेजिनी थे। तो मेजिनी रिवोल्यूशन जो इटली में हुआ, जिसके कारण इटली का एकीकरण हुआ, या इटली जो है वो इन यूरोपियन पावर से अपनी फ्रीडम लेते हैं। तो ये सब मेजिनी रिस्टोरेशन का जो दौर चला था उनसे ये इंस्पायर्ड होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न साइड के अंदर या वेस्ट के अंदर जो भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे, जिनके थ्रू सभी रिवोल्यूशनरी अपने अपने देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और जो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस है उनको अपने स्टेट से आउट्स करने के लिए या बाहर निकालने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चला रहे थे। तो ये रिवोल्यूशनरीज जो थे वो भी जो वेस्ट के अंदर रिवोल्यूशनरीज थे, जैसे आयरलैंड के अंदर, इटली के अंदर, है ना, उनसे ये इंस्पायर हो रहे थे और उनको अपना एज अ आइडल के रूप में ये ले रहे थे। तो मेजिनी ने जिस तरह से इटली के स्वतंत्रता के लिए, इटली के रिस्टोरेशन के लिए यंग इटली की एक यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को वहां पे एग्जीक्यूट किया, उसी बेस के ऊपर विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत मंदिर है या यंग इंडियन सोसाइटी जो है
जैसे यंग इटली वैसे यंग इंडियन, है ना, तो यंग इंडियन सोसाइटी इन्होंने स्टार्ट की। उसका भी मेन काम यही था कि जो भारत है उसके जो इंडिया है उसको उसकी पावर उसको उसके हाथ में दिलाना, और जो विदेशी पावर है यहाँ पे, जो इंपीरियलिस्टिक फोर्स यहाँ पे बैठी हुई है अपने जड़े गाड़ के, उनको ओवरथ्रो करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर जो है पहले यहाँ पे भारत में पढ़ते थे, लेकिन अपने आगे की स्टडी LLB को कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं लंदन, और लंदन में रह के इन्होंने ये यंग इटली इंडियन सोसाइटी या अभिनव भारत मंदिर की वहां पे स्थापना की, और लंदन से सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को ये प्लान करने लगे। ठीक है, लंदन में हो रहा है ये काम। तो इन्होंने दो कॉन्स्पायरेसी जो है, या वी कैन से दो असैसिनेशन जो है वो प्लान किए यहाँ पे। एक तो विलियम कर्जन वैली का असैसिनेशन प्लान, और एक नासिक कॉन्स्पायरेसी केस। तो ये दोनों ही केस जो है ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किए गए थे? अभिनव भारत मंदिर के द्वारा या यंग इंडियन सोसाइटी के द्वारा, जिसकी लीडरशिप विनायक दामोदर सावरकर के पास में थी। तो विलियम कर्जन वैली की हम अगर बात करें तो 1909 के अंदर इसकी बैठक होती है। जितने भी यंग इंडियन सोसाइटी के मेंबर थे वो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के अंदर इकट्ठा होते हैं, वहां पे मीटिंग करते हैं, और वहां पे विलियम कर्जन वैली की यहाँ पे जो असैसिनेशन है उसको प्लान करते हैं। तो यहाँ पे विलियम कर्जन वैली का असैसिनेशन जो है वो मदन लाल डिंगरा, जो यंग इंडियन सोसाइटी का एक मेंबर था, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो मदन डिंगरा ने यहाँ पे विलियम कर्जन वैली, लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वैली का असैसिनेशन जो है वो एग्जीक्यूट किया, अटेम्प्ट किया, और फाइनली जो मदन लाल डिंगरा है उसको अरेस्ट भी कर लिया गया इस मामले में, और इस पे ट्रायल भी चलाया। ठीक है, तो ये था केस जो यंग इंडियन सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे प्लान किया गया था, असैसिनेशन ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वैली। सेकेंड इनके द्वारा जो कॉन्स्पायरेसी प्लान की गई थी दैट इज कॉल्ड एज नासिक कॉन्स्पायरेसी केस, बिकॉज यहाँ पे 1909 सेम पीरियड के अंदर इन्होंने नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जैक्सन, है ना, उसके असैसिनेशन का यहाँ पे प्लान बनाया उन्होंने, उसके असैसिनेशन के लिए कॉन्स्पायरेसी इन्होंने प्लान की। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन है, तो जैक्सन को यहाँ पे एक थिएटर के अंदर मतलब एक संगीत सरदा नाम की कोई फिल्म होगी, या कोई वी कैन से कोई प्रोग्राम होगा जिसकी स्क्रीनिंग हो रही थी विजय आनंद थिएटर के अंदर, है ना, नासिक के अंदर विजय आनंद थिएटर है, थिएटर, उसके अंदर यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही थी। उसके दौरान है इस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन है उसको यहाँ पे असैसिनेट किया जाता है बाय अनंत लक्ष्मण कन्हरे के द्वारा। अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने यहाँ पे 1909 के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की नासिक के अंदर हत्या कर दी, जिसको ही नासिक कॉन्स्पायरेसी केस के नाम से आपके यहाँ जाना जाता है। तो जब जैक्सन की हत्या यहाँ पे हुई तब जाके जब मतलब इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई गई होगी, तब जाके इनको पता चला कि यंग इंडियन सोसाइटी नाम की भी एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की कॉन्स्पायरेसी को एग्जीक्यूट कर रहा है। तब जाके यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर का जो लिंक है कि जो आगे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वैली के असैसिनेशन में भी इसी ग्रुप का हाथ था, और नासिक कॉन्स्पायरेसी केस में यानी जैक्सन के असैसिनेशन के भी अंदर इस ग्रुप का यहाँ पे हाथ था। तो इस नासिक कॉन्स्पायरेसी के केस के बाद यंग इंडियन सोसाइटी जो है वो एक्सपोज हो जाती है, और ब्रिटिश अथॉरिटी को ये पता चल जाता है कि यंग इंडियन सोसाइटी ने 20 ब्राउनिंग पिस्टल जो है पिस्टल्स वो भेजी थी इंडिया के अंदर। 20 ब्राउनिंग पिस्टल्स जो है वो भेजी थी इंडिया में, जिसमें से एक ब्राउनिंग पिस्टल का यूज हुआ है जैक्सन की हत्या के अंदर। तो इस तरह से इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया कि यंग इंडियन सोसाइटी जिसकी लीडरशिप है विनायक दामोदर सावरकर, और विनायक दामोदर सावरकर की वजह से ये सारी कॉन्स्पायरेसी जो है प्लान की गई थी। अर्लियर असैसिनेशन ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वैली, और सेकंड जो है ये नासिक कॉन्स्पायरेसी केस के अंदर विनायक दामोदर सावरकर की का जो हाथ है वो सामने आता है। तो ये लिंक इनको मिलती है ब्रिटिश अथॉरिटी को। तब जाके विनायक दामोदर सावरकर को यहाँ पे चार्ज किया जाता है
आई मीन अरेस्ट किया जाता है यहाँ पे जैक्सन मर्डर के केस के अंदर, एंड उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई जाती है। तो इनको यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई जाती है, और वो भी इनको अंडमान की जेलों में भेज दिया जाता है, काला पानी की सजा इनको सुना दी जाती है। ठीक है, 1910 के अंदर, 1910 के 1909 में ये दोनों ही कॉन्स्पायरेसी केस हुए, और 1910 के अंदर विनायक दामोदर सावरकर को यहाँ पे काले पानी की सजा हो जाती है। अंडमान सेल्यूलर जेल थी, वहां पे इनको भेज दिया जाता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दो रिवोल्यूशनरीज ग्रुप हमने पढ़े अर्ली फेज के, जिसके अंदर है अनुशीलन समिति और सेकंड जो है यंग इंडियन सोसाइटी। यंग इंडियन सोसाइटी की कंप्लीट जो प्रोसेस है वो चल रही है लंदन से, है ना। फाउंडेशन तो इसकी नासिक में हुई थी इन 1899 एज अ मित्र मेला, लेकिन बाद में विनायक दामोदर सावरकर में जब इसकी लीडरशिप ली तो इसको अभिनव भारत मंदिर के नाम से चेंज कर दिया इन 1904, और विनायक दामोदर सावरकर भी अपनी हायर स्टडीज के लिए लंदन चले गए। बेसिकली ही वाज परस्यूइंग द LLB डिग्री, तो LLB करने वहां पे चले गए और वहीं से अपनी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करने लगे, जिसके अंदर उन्होंने ये दो कॉन्स्पायरेसी केस को प्लान भी किया और एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन फाइनली नासिक कॉन्स्पायरेसी केस में विनायक दामोदर सावरकर का लिंक जो है इस केस के अंदर वो मिल गया, अब ब्रिटिश अथॉरिटी ने डिस्कवर कर लिया, और फाइनली उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट देके अंडमान जेल सेल्यूलर जेल के अंदर भेज दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मुजफ्फर कॉन्स्पायरेसी केस 1908 के अंदर जो एग्जीक्यूट की गई अनुशीलन समिति के द्वारा। अभिनव जो यंग इंडियन सोसाइटी है उसके द्वारा दो ही कॉन्स्पायरेसी कंडक्ट की गई थी। दैट इज वन लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वैली, और सेकंड जो था वो नासिक कॉन्स्पायरेसी केस है ना, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट जैक्सन की यहाँ पे हत्या असैसिनेशन का प्लान किया गया था। तो बाकी जितनी भी यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हम देखेंगे वो अनुशीलन समिति के मेंबर्स के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। तो यहाँ पे मुजफ्फर कॉन्स्पायरेसी केस कह दो, मणिकोटला बॉम्ब केस कह दो, या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पायरेसी केस कह दो, सभी एक ही बात है। और ये किस लिए हुआ था, यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट था डगलस किंग्सफोर्ड, उसके असैसिनेशन की प्लानिंग यहाँ पे की गई थी, है ना। तो यहाँ पे जब प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड का कैरियर जा रहा होता है, काफिला जा रहा होता है, तो उसके ऊपर जो है दो बंगाली नेशनलिस्ट जिनका नाम था खुदीराम बोस, जो महज 13 साल की उम्र के थे, वन ऑफ द यंगेस्ट रिवोल्यूशनरिस्ट, या वी कैन से वन ऑफ द यंगेस्ट नेशनलिस्ट दैट टाइम। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ पे ये जो असैसिनेशन है वो अटेम्प्ट किया था डगलस किंग्सफोर्ड का। जब इसका कैरियर जा रहा होता है किसी स्ट्रीट से, तो इन्होंने इस डगलस किंग्सफोर्ड के कैरियर के ऊपर बॉम्ब थ्रो कर दिया था, जो यहाँ सेल्फ मेड बॉम्ब था। ये अनुशीलन समिति जो थी ये अपने बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोजन जितनी भी ये चीजें होती थी एक्सप्लोजिव की, वो ये खुद बनाते थे, सेल्फ मेड हुआ करता था बाकायदा, जिसके लिए इन्होंने अपने एक आदमी को जर्मनी भेजा था, सॉरी लंदन क्या, जर्मनी भेजा था बॉम्ब किस तरह से बनाया जाता है उसके रिगार्डिंग, जिसका नाम था हेमचंद्र दास। तो ये जो हेमचंद्र दास था, जो इस अनुशीलन समिति का एसोसिएट था, ये पेरिस जाता है बॉम्ब मेकिंग की आर्ट को लर्न करने के लिए फ्रॉम निकोलस सफ्रांस्की, ऐसा नाम था, निकोलस याद रख लो आप। ये एक रशियन रिवोल्यूशनरिस्ट था जो कि वहां से रशिया से जो है एग्जाइल पे था, भाग चुका था वहां पे, और ये आके पेरिस में रह रहा था, और पेरिस में जाके हेमचंद्र दास ने इससे बॉम्ब मेकिंग की आर्ट जो है वो सीखी थी। तो यहाँ पे प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस के द्वारा जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है डगलस किंग्सफोर्ड, उसके ऊपर यहाँ पे अटैक किया जाता है। अब आप कहोगे कि इस पर अटैक क्यों किया जाता है, बिकॉज अनुशीलन समिति की जितनी भी एक्टिविटीज थी ना, उसकी उस केस की जितनी भी प्रोसीडिंग थी वो डगलस किंग्सफोर्ड उसको सुन रहा था, या उस चीज को जो है ट्रायल कर रहा था।
इस वजह से ये इनके टारगेट पे चढ़ गया कि डगलस किंग्सफोर्ड का असैसिनेशन कर दो तो ये केस ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की को भेजा गया इसके कैरियर के ऊपर या इसके ऊपर बॉम्ब फेंकने के लिए। तो क्या हुआ, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने यहाँ पे जब इसका कैरियर निकल रहा था तो इन्होंने बॉम्ब तो फेंक दिया, लेकिन उस अटैक के अंदर डगलस किंग्सफोर्ड समहाउ जो है एस्केप कर जाता है, अपने आप को बचा लेता है, लेकिन उसकी जगह 2 ब्रिटिश वुमेन जो थी उनका वो मारी जाती है इस अटैक के अंदर, है ना। तो फाइनली यहाँ पे प्रफुल्ल चक्की ने तो बाद में सुसाइड कमिट कर दी जब इनकी मतलब सर्च चला होगा, सर्च ऑपरेशन ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा चलाया गया होगा इनको पकड़ने के लिए। तो प्रफुल्ल चक्की ने तो सुसाइड कमिट कर दी और खुदीराम बोस जो है वो पकड़े गए, अरेस्ट किए गए और इनका भी ट्रायल चला, ठीक है। और इनके साथ फिर खुदीराम बोस जब पकड़े गए तो इनके साथ और भी जो अनुशीलन समिति के लगभग 40 मेंबर्स जो थे अनुशीलन समिति के, उनको भी यहाँ पे कन्विक्ट किया गया और उनको भी अरेस्ट किया गया, दैट जिसके अंदर अरविंदो घोष थे, है ना, बरीन घोष थे और अदर लाइक मेंबर थे, कुल मिला के 33 मेंबर्स वर देयर। तो यहाँ पे फिर ये कन्विक्टेड हुए और गिल्टी फाउंड हुई इनकी, है ना, गिल्टी प्रूवन हुई और उसके बाद जो है सबको यहाँ पे सजा सुनाई जाती है। तो अरविंदो घोष ने इस केस के दौरान जो भी इनको सजा मिली, 1 साल की जो सजा मिली, उसको काट करके इन्होंने कंप्लीटली एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया और अपने पौंडीचेरी के आश्रम के अंदर ये चले गए परमानेंट के लिए और वहीं पे अपना सन्यासी जीवन जीने लगे। और जब अरविंदो घोष ने यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया तो कंप्लीटली जो ये समिति रन करते थे, जो इनकी लीडरशिप के अंदर जो समिति थी, उसकी लीडरशिप किनके हाथों में चली गई? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या वी कैन से बागा जतीन के हाथों में यहाँ पे चली गई। और जो बाद में ये समिति किस नाम से फेमस हुई? जुगंतर के नाम से या युगंतर के नाम से, ठीक है। अब आते हैं हम हावड़ा गैंग केस जो रिलेटेड है अलीपुर बॉम्ब केस से। कैसे कि जो अलीपुर बॉम्ब केस के अंदर कन्विक्टेड थे उनका ट्रायल चल रहा था, है ना, और उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग थी या प्रोसीजर थी अनुशीलन समिति के रिगार्डिंग जितने भी एविडेंस इकट्ठा करने थे, सो दैट कि जितने भी पकड़े गए लोग थे, जितने भी पकड़े गए नेशनलिस्ट थे, अराउंड 33-44 ऑलमोस्ट 47 यहाँ पे थे, तो उनको यहाँ पे उनको सजा दिलानी थी, ठीक है। तो उसका इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था और ट्रायल इनका चल रहा था जब तक कि सभी के सभी लीडर जो नेशनलिस्ट लीडर थे इनको जेल में बंद कर रखा था। जो अलीपुर बॉम्ब केस के अंदर गिल्टी पाए गए या जिनकी लिंक यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई कि हाँ ये भी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर कन्विक्टेड है, तो उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था और जेल में रखा गया था, ठीक है। तो उसी की प्रोसेस चल रही थी, ट्रायल चल रहे थे, ठीक है। उनको सजा दिलाने के लिए वेरियस एविडेंस जो है वो इकट्ठे किए जा रहे थे बाय शमशुल आलम। शमशुल आलम एक बंगाल प्रोविंस की जो पुलिस थी उनके अंदर इंस्पेक्टर थे, है ना, इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी थे और वहां के ये इंटेलिजेंस ऑफिसर भी थे। तो शमशुल आलम जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट इन द बंगाल पुलिस एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑल्सो। तो ये जो थे ये इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और अनुशीलन समिति की जो प्रायर जितनी भी एक्टिविटीज थी उनका ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और सबूत जो है वो इकट्ठा कर रहे थे यहाँ पे। तब शमशुल आलम के असैसिनेशन की भी यहाँ पे प्लानिंग की जाती है, बिकॉज मैंने बताया ना वो हर बंदा टारगेट पे होगा जो नेशनलिस्ट के अगेंस्ट कुछ भी एक्टिविटी कर रहा होगा या नेशनलिस्ट को रोकने की यहाँ पे कोशिश कर रहा होगा। उनको सजा दिलाने का है, उनको अरेस्ट करने का काम है या उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने का काम है या उनके खिलाफ विटनेस के रूप में पेश आना। तो ये सारी चीजें अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाती तो वो जो है इन रिवोल्यूशनरिस्ट के द्वारा टारगेट पॉइंट पे ले आया जाता। तो अब शमशुल आलम भी जो है इनके टारगेट पॉइंट पे आ गए और ये हावड़ा गैंग केस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बिफोर ही कैन पुट एविडेंस रिगार्डिंग द अनुशीलन समिति एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, उसका मर्डर यहाँ पे कर दिया जाता है। शमशुल आलम का जो है मर्डर कर लिया जाता है और इसके साथ ही नरेन गोस्वामी का भी मर्डर कर दिया जाता है। नरेन गोस्वामी जो अलीपुर बॉम्ब केस का
की विटनेस था। ठीक है, तो जब नरेंद्र गोस्वामी का यहाँ पे मर्डर कर दिया जाता है, जो की विटनेस था उस केस का, वही मार दिया जाता है, तो केस ही यहाँ पे डिसमिस हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे सबूतों का अभाव था। और शमशुल आलम ने जितने भी चीजें एविडेंस के रूप में इकट्ठा की थी वो कोर्ट तक ला पाता, उससे पहले ही शमशुल आलम का भी यहाँ पे असैसिनेशन जो है वो कर दिया जाता है, मर्डर यहाँ पे कर दिया जाता है। इसी के साथ ही नरेन बैनर्जी का भी असैसिनेशन कर दिया जाता है, जिसने खुदीराम बोस को अरेस्ट किया था। एक पुलिस ऑफिसर था जिसने खुदीराम बोस को यहाँ पे अरेस्ट किया था, तो नरेन बैनर्जी का भी असैसिनेशन प्लान किया जाता है। और आशुतोष विश्वास जो हाईकोर्ट के अंदर, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर एक एडवोकेट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे पैरवी कर रहा था, उसको भी यहाँ पे उसके असैसिनेशन का भी प्लानिंग प्लॉटिंग किया जाता है, जिसका नाम जाना जाता है हावड़ा गैंग केस के नाम से, जो 1910 के अंदर होता है। जब नरेंद्र गोस्वामी का मर्डर हो जाता है, जो की विटनेस था अलीपुर बॉम्ब केस का, और अलीपुर बॉम्ब केस में मेन गिल्टी पाई गई थी अरविंदो घोष की, है ना, मेन जो कन्विक्टेड था वो अरविंदो घोष थे। और जब नरेंद्र गोस्वामी की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है तो उनके खिलाफ, जो अरविंदो घोष के खिलाफ जो चार्जेस थे वो यहाँ पे डिसमिस हो जाते हैं, केस ही उनके खिलाफ डिसमिस हो जाता है। और फाइनली अरविंदो घोष जो है वो इस केस से बच जाते हैं, और बाकी के जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको 1-1 साल की वगैरह सजा जो है सुना के केस इस तरह से रफा दफा कर दिया जाता है। और अरविंदो घोष ने तो वैसे भी यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ही लिया था। तो अलीपुर बॉम्ब केस के तुरंत बाद होती है हावड़ा गैंग केस, बिकॉज जो अलीपुर बॉम्ब केस के अंदर नेशनलिस्ट या रिवोल्यूशनरिस्ट शामिल थे उनका ट्रायल चल रहा था, और उनके ट्रायल में जो जो ऑफिसर शामिल थे उन सबके असैसिनेशन की प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, जिसके अंदर मेन था शमशुल आलम। और इस केस के अंदर जो मतलब शमशुल आलम है उसका असैसिनेशन किसके द्वारा किया गया था? बीरेन्द्र दत्त गुप्ता के द्वारा। तो बीरेन्द्र दत्त गुप्ता ने शमशुल आलम का असैसिनेशन परफॉर्म किया था। और 1910 में ब्रिटिश अथॉरिटी ने 47 इंडिविजुअल्स नेशनलिस्ट को यहाँ पे सजा सुनाई, उनको मतलब इस केस के रिगार्डिंग जो है, केस के कनेक्शन के रिगार्डिंग उनको गिरफ्तार किया और उनको सजा सुनाई, जिसके अंदर बागा जतीन भी शामिल थे और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य भी शामिल थे। अब हम देखते हैं दिल्ली लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस जो है 1912 में घटित होती है, और इसका मेन रीजन होता है कि जो कैपिटल पहले कलकत्ता थी उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग एक सेरेमोनियल प्रोसीडिंग में जा रहा होता है चांदनी चौक के रस्तों से, जहाँ पे वो हाथी पे सवार होता है, और ये जो कैपिटल शिफ्ट का एक ओकेजन होता है जहाँ पे दिल्ली में ये सेलिब्रेशन हो रहा होता है। तो उनके ऊपर अनुशीलन समिति के जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने बॉम्ब फेंक कर अटैक करने की कोशिश की गई। इसी को दिल्ली लाहौर कॉन्स्पायरेसी कहते हैं, और ये जो है रिलेट है विद द असैसिनेशन ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग इसमें इस अटैक के अंदर थोड़े से जख्मी होते हैं, लेकिन उनकी जान यहाँ पे नहीं जाती है। तो अनुशीलन समिति के मेंबर जो थे बसंत कुमार विश्वास, उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे ये सेल्फ मेड बॉम्ब फेंका था। रीजन यही, शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, बिकॉज जब कलकत्ता से कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया तो कलकत्ता की जो नेशनल वैल्यू थी एज अ कैपिटल वो यहाँ पे खत्म हो गई, और जो नेशनलिस्ट रिवोल्ट यहाँ पे चल रहे थे, जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही थी, उनकी रिलेवेंस यहाँ पे खत्म हो जाती। ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे कैपिटल दिल्ली है, और दिल्ली में यहाँ पे इनकी किसी भी तरह की कोई भी लिंक नहीं होती है इन रिवोल्यूशनरीज की, एक्सट्रीमिस्ट की, किसी भी तरह की, बिकॉज कलकत्ता ही जो है वो मेन सेंटर हुआ करता था ऑफ देयर नेशनलिस्ट एक्टिविटी। लेकिन जब यहाँ से कैपिटल जो है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, तो यहाँ पे दिल्ली शिफ्ट होने की वजह से नेशनलिस्ट एक्टिविटीज की रिलेवेंस जो है वो खत्म हो गई, और इसको इसी मंसूबे से किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बिकॉज जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के पार्टीशन का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, जिस एम से किया गया था वो एम फुलफिल नहीं हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग ने फिर कैपिटल मुस्लिम लोगों को, जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, और मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए, बिकॉज 1911 के अंदर
बंगाल के पार्टीशन को रिवोक कर दिया गया, यानी बंगाल के पार्टीशन के जो ऑर्डर थे उनको उसका कैंसिलेशन कर दिया और बंगाल वापस यूनिफाई हो गया। जब यूनिफाई हो गया तो मुस्लिम लोगों को यहाँ पे शॉक लगा कि भाई ये क्या कर दिया आपने, है ना, हमको तो आपने वादा किया था कि ईस्टर्न बंगाल आपको पूरी, आपकी मेजोरिटी है ईस्टर्न बंगाल में और ईस्ट बंगाल आपको पूरा देकर आपकी जो मेजोरिटी है या जो आपका डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। और वी कैन से कि वो उसमें मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहाँ पे एक लीडिंग सेक्शन के रूप में वर्क करेगी ईस्टर्न बंगाल में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उनको खुश करने के लिए कैपिटल को यहाँ पे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और एक और रीजन भी था, यही रीजन था इसके पीछे कि जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज है, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है, उनकी रिलेवेंसी को खत्म करने के लिए या जो उनके सेंटर पॉइंट है कलकत्ता, उसको सेंटर पॉइंट की तरह नहीं रहने के लिए इन्होंने कैपिटल को है जो शिफ्ट कर दिया। थर्ड, उसका एक कारण और भी था कि किंग जॉर्ज फिफ्थ जो था वो यहाँ पे विजिट में आने वाला था, और अगर वो किंग आता तो ब्रिटिश लोग ये नहीं दिखाना चाहते थे कि किस तरह की एनार्की या किस तरह के जो रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज है या हॉच पॉच जो है वो कैपिटल सिटी के अंदर फैला पड़ा है। तो इन सब चीजों से इन्होंने कंप्लीटली कलकत्ता से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया इन 1911। देन 1912 के अंदर ये सेरेमोनियल प्रोसीजर चल रहा होता है, इसी मतलब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए कैपिटल। तो दिल्ली को कैपिटल एस्टेब्लिश करने के लिए एक सेरेमोनियल फंक्शन चल रहा होता है। उसी के अंदर लॉर्ड हार्डिंग जो है हाथी पे सवार होके चांदनी चौक की गलियों से निकल रहा होता है, तब बसंत कुमार विश्वास के द्वारा उसके ऊपर सेल्फ मेड बॉम्ब जो है वो फेंका जाता है, लोकल सेल्फ मेड बॉम्ब, है ना। और इस कॉन्स्पायरेसी के यहाँ पे अगर मेन लीडर कहे तो वो थे रास बिहारी बोस, जिन्होंने ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की। और ये अनुशीलन समिति जो है ये पंजाब की तरफ वर्क कर रही थी। मैंने कहा ना इसकी ऑलमोस्ट 500 से अधिक ब्रांचेस थी जो कंप्लीट नॉर्थ इंडिया के अंदर फैली हुई थी। तो पंजाब में ये रास बिहारी बोस पहले कलकत्ता में थे, ये कलकत्ता में सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को यहाँ पे सपोर्ट करते थे, उनके एग्जीक्यूशन के अंदर भी हेल्प करते थे। लेकिन बाद में जब वो अलीपुर बॉम्ब केस हुआ और उसके अंदर अरविंदो घोष वगैरह जो है उनके ऊपर कन्विक्शन चलाया गया, तो रास बिहारी बोस कलकत्ता से आकर यहाँ पे पंजाब की तरफ जो है बस गए। ठीक है। और रास बिहारी बोस के साथ ही इनके साथ बसंत कुमार विश्वास थे, भाई बाल मुकुंद थे, अमीर चंद थे, है ना, अवध बिहारी थे। ये सारे लोग जो है इस दिल्ली लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस के मेन लीडर होते हैं। और बसंत कुमार बाद में जब ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दिया गया बसंत कुमार विश्वास से, तो लॉर्ड हार्डिंग बच गए और बसंत कुमार विश्वास को यहाँ पे गिरफ्तार कर दिया जाता है और उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। 11 मई 1915 को यहाँ पे उनको फांसी की सजा दी जाती है अंबाला की जेल में। ठीक है। 1915 वही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, जिसके थ्रू वेरियस रिवोल्यूशनरीज लीडर जो थे या वेरियस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया थी उनको क्रश करने के लिए ये एक्ट भी पास किया गया था, जिसके थ्रू इन चीजों को यहाँ पे क्रश किया जा रहा था, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को क्रश किया जा रहा था। बिकॉज वेरियस कॉन्स्पायरेसी के थ्रू जो ये सीक्रेट सोसाइटीज थी या जो सीक्रेट एसोसिएशन थे ये सारे सामने आ रहे थे अब, है ना। इस वजह से इनके ऊपर भी सप्रेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाने लगी। देन यहाँ पे रास बिहारी बोस भी इस मामले में इनके ऊपर भी कन्विक्शन चलता है, लेकिन ये फाइनली जो है रास बिहारी बोस मैनेज कर लेते हैं, एस्केप, यानी भाग जाते हैं। ठीक है। और कहाँ चले जाते हैं? जापान में। और जापान में ये अपने ऑलमोस्ट लास्ट टाइम तक वहीं पे स्पेंड करते हैं अपने होल लाइफ रास बिहारी बोस। ठीक है। तो रास बिहारी बोस दिल्ली लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस के बाद से ही जापान की तरफ फ्लाई कर जाता है, यानी जापान चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बसंत कुमार विश्वास को फांसी की सजा सुनाई जाती है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस के अंदर। अब आते हैं हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अब्रॉड, यानी कि विदेशों के अंदर किस तरह से रिवोल्यूशनरिस्ट ने यहाँ पे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो कंडक्ट किए। तो फर्स्ट इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो फाउंडेशन है वो लंदन में की गई 1905 के अंदर बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है। तो ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन था और इसके मेंबर भी जो थे प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट हुआ करते थे।
तो इसके अंदर प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट की अगर बात करें तो भिकाजी कामा, और इन्हीं की जो धर्मपत्नी थी मैडम कामा, मैडम भिकाजी कामा या मैडम कामा के नाम से भी जानी जाती है, तो वो इनसे ही रिलेटेड है। तो भिकाजी कामा है, दादा भाई नौरोजी है, SR राणा है, लाला लाजपत राय, ये सभी जो थे वो इस इंडियन होम रूल सोसाइटी के मेंबर हुआ करते थे, या प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो इस इंडियन होम रूल सोसाइटी के मेंबर के रूप में वर्क कर रहे थे लंदन के अंदर। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे थे, वहां पे इनका अपना इस सोसाइटी का अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब जो गाइडलाइन रूल रेगुलेशन जो थे जिनके अंडर ये जिनको फॉलो करते हुए ये वर्क करते थे अपना। और इनका मेन एम क्या था कि सिक्योर होम रूल फॉर इंडिया, यानी इंडिया के लिए होम रूल की डिमांड करना विदेश के अंदर। और लंदन के अंदर हर प्रैक्टिकेबल मींस यूज करते हुए इस एजेंडा को अचीव करने के लिए अपने जेन्युइन तरीके से इंडियन प्रोपोगेंडा को ये यहाँ पे उस कंट्री के अंदर कैरी ऑन करते थे। ठीक है, तो इस होम रूल सोसाइटी की जो मेंबरशिप थी वो ओनली किन के लिए थी, इंडियंस के लिए थी। ठीक है, कोई बाहर का जो था इसका मेंबर नहीं बन सकता था। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वही और मेन इनका काम क्या था कि ये इंडिया के लिए, इंडिया की टोटल इंडिपेंडेंस के लिए भी आवाज उठाते थे। तो ये थी इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो कि बाद में अभिनव भारत मंदिर या अभिनव भारत मंडल या यंग इंडियन सोसाइटी जो है उसके लीडरशिप के अंदर चली जाती है 1907 में, जब श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं लंदन से। ठीक है, और लेफ्टिनेंट कर्नल जो सर कर्जन वैली थे 1909 में, इनके असैसिनेशन के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन भी कर दिया जाता है। इनका जनरल जो था इस सोसाइटी के द्वारा, इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा जो जनरल चलाया जाता था, या श्यामजी कृष्ण वर्मा जो जनरल स्टार्ट किया था वो थे द इंडियन सोशलिस्ट, जिसके अंदर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का माउथ पीस के रूप में वर्क करता था, जिसके जरिए ये अपना आइडिया और प्रोपोगेंडा जो है वो पब्लिक के अंदर डिसेमिनेट करते थे। नेक्स्ट आता है गदर मूवमेंट या गदर पार्टी वी कैन से। तो इसकी फाउंडेशन जो होती है 1913 में होती है यूएसए के अंदर बाय लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल इसके चीफ ऑर्गेनाइजर होते हैं। तो गदर पार्टी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका फाउंडेशन होता है, और ये मेनली जो वर्कर और स्टूडेंट जो थे और मोस्टली जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग थे वो इसका पार्ट होते हैं या इसके मेंबर होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि ब्रिटिश रूल को इंडिया से ओवरथ्रो करना। ठीक है, तो कंप्लीटली ये रिवोल्यूशनरीज आउटलुक के अंदर है। और इस गदर मूवमेंट की, गदर पार्टी की वेरियस ब्रांचेस नॉट ओनली इन यूएसए, ऑलमोस्ट सेवरल कंट्रीज के अंदर इसकी ब्रांचेस जो थी वो ओपन थी, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है ना, मैक्सिको, जापान, फिलीपींस, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडो चाइना, सब जगह इस गदर पार्टी की जो है वो ब्रांच एग्जिस्ट करती थी। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से इस पार्टी ने जो है इंडिया के जो रिवोल्यूशनरीज जो थे, इंडियन रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट देना स्टार्ट किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से। तो ये अपना वर्क है, सपोर्ट है, वेपन है, ये इंडियन रिवोल्यूशनरीज को देने शुरू किए, सेंड करना यहाँ पे शुरू किए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। लाला हरदयाल अगेन ही वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस पार्टी इन यूएसए, और गदर नाम से ही ये जर्नल भी इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था इन वेरियस लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेज पब्लिक अंडरस्टैंड कर सकते थे उस लैंग्वेज के अंदर गदर पार्टी ने यहाँ पे गदर नाम से जर्नल भी अपना शुरू किया, जिसके थ्रू वो अपनी आइडियोलॉजी और आइडियाज और जो भी अपने सेंटिमेंट्स थे उनको पब्लिक के अंदर डिसेमिनेट करने का काम करते थे। तो इस पार्टी ने जो गदराइट्स कहलाते थे, जो गदर पार्टी के मेंबर थे उनको गदराइट्स कहते हैं। तो इन गदराइट्स ने इंडियन सर्विसेज के अंदर और इंडियन सर्विसेज के अंदर जो फौज के अंदर सोल्जर्स वगैरह थे,
जो ये सेंटिमेंट्स नेशनल सेंटिमेंट्स रखते थे उनको यहाँ पे सीक्रेटली मैसेज सेंड करना शुरू किया और उनको अर्ज किया टू ब्रेक द रिवोल्ट, है ना, ऑन द एट द अप्रोप्रिएट टाइम, के सही समय आने पर आप रिवोल्ट के लिए तैयार रहना। तो इन्होंने एक डेट भी फिक्स की, दैट इज 31 फरवरी 1915 कि पंजाब से हम इस रिवोल्ट का स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो मतलब गदर पार्टी ने बहुत सारे जो मोस्टली पंजाबी नेशनल रिवोल्यूशनरी या पंजाबी नेशनलिस्ट थे इनको यहाँ पे इंस्पायर करने का काम किया और देश की सेवा के अंदर अपना सेक्रीफाइस देने के लिए इन्होंने उनको इंस्पायर किया। तो इस गदर पार्टी से इंस्पायर होके लगभग 700 लोग जो 5th लाइट इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे एट सिंगापुर, उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट किया, है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ जमादार चिश्ती खान एंड डुंडे खान, बट दे फेल्ड। तो सिंगापुर भी वो भी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था ऑफ दैट टाइम, जब इंडिया भी ब्रिटिश कॉलोनी था। तो सिंगापुर के अंदर जो 5th लाइट इन्फेंट्री के 700 सोल्जर्स थे उन्होंने जमादार चिश्ती खान और डुंडे खान के नेतृत्व के अंदर रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सिंगापुर, लेकिन वो फेल हो गए, उनको सप्रेस कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं प्रोमिनेंट वर्कर ऑफ दिस पार्टी। तो प्रोमिनेंट लीडर इसके एक तो आपके लाला हरदयाल जो इस पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर था, जो यूएसए के अंदर वर्क करता था, और जो बरकतुल्ला थे वो जापान और जो अफगानिस्तान के अंदर गदर पार्टी की ब्रांच थी उसको उसके अंदर एक्टिवली ये अपना जो योगदान है वो दे रहे होते हैं। तो जापान और अफगानिस्तान की लीडरशिप जो है, गदर पार्टी की लीडरशिप जापान और अफगानिस्तान में किनके हाथों में थी? बरकतुल्ला के हाथों में। राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो जर्मनी और अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव थे, ठीक है। इंडिया के अंदर आपके बाघा जतेंद्र नाथ मुखर्जी या जतिन मुखर्जी कह दो, रास बिहारी बोस और लाला हरदयाल जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे यूएसए के अंदर इस गदर पार्टी के, और मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा जो थी वो बीकाजी की वाइफ थी, जो इस जो पार्टी है उसके अंदर एक मेजर प्रोमिनेंट वर्कर के रूप में काम करते थे या लीडर के रूप में काम करती थी। लेकिन ये गदर पार्टी जो है वो फेल हो जाती है, जो एम लेके ये चली थी उसके अंदर ये फेल हो जाता है ना, कि जो ब्रिटिश रूल है उसको ओवरथ्रो करना है फ्रॉम इंडिया। तो बिकॉज इस पार्टी ने जो ये 21 Feb 1915 की डेट रखी ना, इसके बारे में पहले से ही ब्रिटिश लोगों को पता चल गया था कि 31 फरवरी को 1915 में गदर पार्टी के द्वारा या ऐसी कोई रिवोल्यूशनरी पार्टीज के द्वारा एक मास रिवोल्ट होने वाला है। तो ब्रिटिश अथॉरिटी वर ऑलरेडी प्रिपेयर टू क्रश दिस रिवोल्ट, ठीक है। उनके भी सीक्रेट एजेंट थे यहाँ पे जो इनको सारी खबर देते थे, या हो सकता है इस पार्टी के अंदर ही कोई ऐसे खुफिया एजेंट हो जो इनकी इंफॉर्मेशन सब ब्रिटिश अथॉरिटी को भेजा करता है ना। तो उनसे उनको पता चल गया ब्रिटिश अथॉरिटी को 21 फेब को ये 1915 के अंदर रिवोल्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले इन्होंने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर दी थी और जब ऐसा टाइम आया तो उनको कंप्लीटली यहाँ पे क्रश कर दिया गया इस मूवमेंट को। तो मेजर कॉज ऑफ फेलियर देख लेते हैं ऑफ दिस पार्टी। एक तो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की जो स्ट्रेंथ है उसको अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम 21 जनवरी को यहाँ पे रिवोल्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने उनकी जो आर्मी है, आर्मी की स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनकी जो सीक्रेट जो एजेंट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ है, या उनका जो कंप्लीट ये सुरक्षा तंत्र है उसको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। इस वजह से ये यहाँ पे फेल हो जाता है। जब वो रिवोल्ट करने जाते हैं उसके पहले ही उनको पता चल जाता है ब्रिटिश अथॉरिटी को, और वो प्रिपेयर रहते हैं टू क्रश दिस रिवोल्ट, है ना। देन यहाँ पे लैक ऑफ आर्मी लीडरशिप, आर्मी की लीडरशिप जो इनकी जो ये गदर पार्टी के जो वेरियस लीडर थे उनको प्रॉपरली आर्मी ट्रेनिंग नहीं थी। वो जिस तरह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स और जो ब्रिटिश आर्मी थी एक ट्रेंड आर्मी थी, जिसके आपने ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेंथ तो देखी है फ्रॉम कर्नाटिक वॉर टू टिल 1947 की ब्रिटिश आर्मी जो है उसको विन करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ऐसी एक ट्रेंड लीडरशिप नहीं थी इनके पास, ट्रेंड आर्मी लीडरशिप नहीं थी, उस वजह से भी ये यहाँ पे हार जाता है ना। और जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो भी काफी वीक था। कोऑर्डिनेशन बहुत ही इनके अंदर वीक स्ट्रक्चर के अंदर वर्क कर रहा था। कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन के अंदर कमी होने की वजह से ये यहाँ पे फेलियर को फेस करते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं वीकनेसेस और वी कैन से डिक्लाइन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया के क्या कारण रहे जिनकी वजह से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है उन्होंने डिक्लाइनेशन देखा इन इंडिया में, या उनकी वीकनेसेस कह सकते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं रह सकते अपने मिशन के अंदर या अपने एम के अंदर। तो क्या कारण रहता है इसका? तो मेन कॉज था उनका, एक तो वो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक बातें करते थे, है ना। प्रैक्टिकल अगर ग्राउंड पे देखें तो उनकी एक्टिविटीज बहुत कम देखने को मिलती है। प्रैक्टिकली वो चीजों को इतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं जितना कि वो अपने आइडियल्स के अंदर या आइडियोलॉजी के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो बहुत हाई आइडियल्स जो है या हाई आइडियलिज्म जो है वो फॉलो करते हैं इन देयर आइडियोलॉजी, बट ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड दे वर फेल टू एग्जीक्यूट देयर प्लान। तो थ्योरेटिकली अगर वो कहे तो वो हाई आइडियल्स को यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो उन सभी चीजों को जो अपने उन्होंने थ्योरी के अंदर बात की थी, थ्योरेटिकली प्लान अपने रिप्रेजेंट किए थे, उनको प्रैक्टिकली करने के अंदर वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, मेन बात ये होती है। और देन इनकी आइडियोलॉजी और इनके वर्क के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर तो दे कमिटेड टू सोशलिज्म, है ना, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी उन्होंने अपनाई हुई थी, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रैक्टिकली दे कैन नॉट गो बियॉन्ड द नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म के आगे ये जा ही नहीं पाए, सोशलिज्म को प्रॉपरली अडॉप्ट ही नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के अंदर कहा कि हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरह ही उनको वर्क करना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली वो जस्ट नेशनलिज्म की सेंटिमेंट से ही आगे बढ़ रहे थे। तो इस वजह से उनके वर्क और आइडियोलॉजी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलता है। अगेन हम अगर बात करें इनके आइडियोलॉजी और वर्क के कॉन्ट्राडिक्शन की, तो इन थ्योरी दे प्लान द मास एक्शन, है ना, कि मास को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और मास की जो रिवोल्यूशनरी पोटेंशियलिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली दे रिमेन टू द टेररिस्ट एंड इंडिविजुअल एक्शन, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो इंडिविजुअल एक्शन और टेररिस्ट एक्टिविटीज को ग्रुप के जरिए या फिर इंडिविजुअल के जरिए परफॉर्म करने के तक ही सीमित रह गए। देन थ्योरी के अंदर वो कहते हैं कि हम पीजेंट और वर्कर्स और इनको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अपने सोशल बेस के अंदर, है ना। यानी कि हमारी जो रियल स्ट्रेंथ है या जो रियल हमारी फोर्स है वो पीजेंट, वर्कर्स और लेबरर्स के द्वारा तैयार होती है। हमारा सोशल बेस का जो घटक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो पीजेंट, वर्कर्स एंड लेबरर्स है। लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर देखें तो दे रिमेन कॉन्फाइंड टू ओनली अर्बन लोअर मिडिल क्लास, या भी अर्बन लोअर मिडिल क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, बुर्जुआ क्लास है, या बुर्जुआ जो यूथ है उनके तक ही ये कॉन्फाइंड रहा मूवमेंट। तो ये मूवमेंट कभी भी मास तक नहीं पहुंच पाया। तो हर एक मूवमेंट आप देखो, पीजेंट मूवमेंट के अलावा जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई है, चाहे मॉडरेट्स देख लो, एक्सट्रीमिस्ट देख लो, रिवोल्यूशनरीज देख लो, सब जो है वो अर्बन लोअर मिडिल क्लास तक ही सीमित रहे, मास तक इनके मूवमेंट का डिसेमिनेशन नहीं हो पाया। इस वजह से ये मूवमेंट जो है वो फेल रहता है। दे कुड नॉट utilize the real power, real strength of the masses. That's why they failed. और जिस तरह से उन्हें मास रिवॉल्यूशन की बात की, तो मास रिवॉल्यूशन को करने के लिए या मास रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने के लिए अगर देखें तो उनके लिटिल एफर्ट यहाँ पे देखे जाते हैं। कोई भी एफर्ट, इतने अच्छे एफर्ट नहीं किए गए या इतने भरसक एफर्ट नहीं किए गए जिनसे कि इस डायरेक्शन के अंदर वो वर्क कर सके, है ना, मास रिवॉल्यूशन के डायरेक्शन के अंदर वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो इस तरह से इनके आइडियोलॉजी और वर्क करने के तरीके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलता है। देन इनके द्वारा जो एक्टिविटीज की गई, जैसे कॉन्स्पायरेसी केस है, हार्श एक्ट्स हैं, है ना, किसी को किल कर देना जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, और इस वजह से जो इनके ऊपर सीवियर पेनल्टीज डाली गई गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो इन सारी चीजों की वजह से ये जो रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट, रिवोल्यूशनरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, ये सब जो है छिन्न भिन्न हो गए, इधर उधर बिखर गए। और मोस्टली तो इनके जो लीडर्स थे उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। जैसे अरविंदो घोष जो है वो अलीपुर बॉम्ब केस के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो हार्श पेनल्टी है, जो सीवियर पेनल्टीज है, वो सहन नहीं कर पा रहे थे और पॉलिटिक्स से ही रिटायरमेंट ले रहे थे। तो इस तरह के एक्टिविटीज के कारण जो इनकी रैंक है उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। एंड दे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म अमंग द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। ठीक है,
बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, है ना, बॉम्ब अटैक करना, एम्बुश प्लान करना, कॉन्स्पायरेसीज करना, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे ये रिवोल्यूशनरीज जो थे ये गांधीयन लीडरशिप के भी अपोजिशन के अंदर खड़े रहते हैं, बिकॉज गांधी जी ने यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन कर दिया था, ठीक है, तो चोरा चोरी कांड के बाद में। तो इन्होंने फिर गांधी को ही अपोज करना शुरू कर दिया। और जो मास थी, जिस तरह से गांधी जी ने मास को अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया था, मास लीडरशिप मास की स्ट्रेंथ को अपने मूवमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट किया था, और जो मास है वो मोर रिलेटेबल फील करती थी गांधी जी से। तो गांधी जी जो थे वो एज अ नेशनल लीडर के रूप में एमर्ज हो चुके थे यहाँ पे, तो जनता भी उनसे जुड़ी हुई थी। लेकिन ये रिवोल्यूशनरीज जो है गांधीयन लीडरशिप से भी अपोजिशन रखते हैं, और ये इनका एक प्राइम मेन एम भी ये था कि जो यूथ है ना, उनको गांधी जी की जो ये आइडियोलॉजिकल हैगेमोनी है इनसे दूर किया जाए। तो उनके लिए भी ये यहाँ पे प्रयास करते थे, लेकिन ये फेल हो गए, बिकॉज कि इन्होंने वापस चलो अगर उसको दूर करना है, गांधीयन लीडरशिप से अगर यूथ को दूर करना है, और किसी से भी जाके अगर वो उनसे मान लो कि उसको परसुएड करते हैं कि गांधी जी की लीडरशिप सही नहीं है, गांधी जो है एज अ नेशनल लीडर सही नहीं है, वो हमें आजादी नहीं दिलवा सकते, तो आप उसके गांधी जी के लिए सब्सटीट्यूट क्या प्रोवाइड करवाओगे? अगर गांधी नहीं तो और कौन, और गांधी लीडरशिप नहीं तो और क्या, है ना? ये चीज प्रोवाइड करवाने में वो यहाँ पे नाकाम रहते हैं, फेल्ड हो जाता है। इस वजह से वो यहाँ पे यूथ या मासेस को गांधीयन आइडियोलॉजी की हेगेमोनी से भी दूर नहीं कर पाए, बिकॉज उनके पास कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं था देने के लिए, जिनसे कि यूथ जो है इंस्पायर होके गांधीयन आइडियोलॉजी की हेगेमोनी से बाहर आ जाए और इनको ज्वाइन कर ले। तो इस तरह से ये फेल हो जाते हैं। देन यहाँ पे इनका इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नहीं था, और कोई सेंट्रल पावरफुल सेंट्रल लीडरशिप भी हमें देखने को नहीं मिलती है। जगह जगह पे अलग अलग लीडर हो रहे हैं, अलग अलग लीडर के अंदर अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज रन कर रही है, और अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी एकजुट होकर नहीं वर्क कर रहे हैं, जबकि अपने लेवल पे वो अलग अलग जो है इंडिविजुअल एक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो ये चीज है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनका काफी इफेक्टिव नहीं होने की वजह से, वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और वीक सेंट्रल लीडरशिप होने की वजह से ये मूवमेंट यहाँ पे फेलियर फेस करता है, या डिक्लाइन यहाँ पे फेस करता है। देन यहाँ पे बहुत सारे लीडर, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, हर एक की विचारधारा भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होना, या वी कैन से विचारों का कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। तो इस वजह से वेरियस लीडर होने की वजह से यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है ना। और जो रिलीजियसिटी या रिलीजियस टिंज इस मूवमेंट को दिया गया था, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें जो है इनसे एलिनेट हो गई। जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज जो है वो इनसे इतना रिलेटेबल फील नहीं करती थी, बिकॉज वो रिलीजियस टिंज को यहाँ पे अपने साथ इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं, मोस्टली अर्ली फेज के अंदर, है ना, अर्ली फेज के अंदर वो रिलीजियस आइडियल्स को अपने या फिर जो रिलीजियस आइडियल्स का यूज करके वो अपने आप को यहाँ पे सेल्फ मोटिवेट करते थे। वो कहा जाता है कि वो कम्युनल अप्रोच के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी मुस्लिम जो थे वो इस चीज की वजह से इनसे रिलेटेबल फील नहीं करते थे, है ना, रिलेट नहीं कर पाते थे अपने आप को। तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो आपको, अब देखो जितने भी नाम आपने लीडर्स देखे रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट के अंदर, बहुत कम ही आपको मुस्लिम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि एक तो वहां पे मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन हो चुका था, जो मुस्लिम इंटरेस्ट को यहाँ पे सेफगार्ड कर रही थी, है ना, 1906 के अंदर बंगाल के पार्टीशन के साथ ही मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो चुका था। तो अब मुस्लिम जो है वो बहुत कम जो है इस नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ आते थे, वो मोर रिलेटेबल फील करते थे मुस्लिम लीग की तरफ, और वो ज्वाइन करते थे मुस्लिम लीग को, सो दैट कि उनके मुस्लिम जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड हो सके, और आगे जाके उनका भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया में हो। बिकॉज उनका मानना ये था कि अगर अंग्रेज जब तक है उनके इंटरेस्ट यहाँ पे सेफगार्ड रहेंगे, अगर अंग्रेज चले गए तो हिंदू जो है, जो मेजोरिटी में है, वो इनके इंटरेस्ट को कभी भी आगे नहीं आने देंगे, या इनका डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये मुस्लिम लीग की तरफ जाने लगे, और इन सारी चीजों से, या ये सारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट देखते हो उनसे कम रिलेटेबल फील करते थे। तो इस वजह से ये रिलीजियस टिंज होने की वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी और जो अदर कम्युनिटीज है जो इनसे रिलेटेबल नहीं हो पाती थी, वो यहाँ से एलिनेट हो जाती है।
वन मोर एस्पेक्ट अगर देखें हम कंसीडर करें इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो एटीट्यूड होता है मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का। मॉडरेट तो ऑब्वियसली इनको हेट करेंगे बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल मेथड और देयर एक्टिविटीज है ना, जिस तरह से ये टेरर, वायलेंस और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चैलेंज पोज कर रहे थे, तो मॉडरेट्स तो विल हेट देम। अब उम्मीद रहती है एक्सट्रीमिस्ट से, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट भी वही इनको जो है ओपनली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे वर ऑल्सो फॉलोइंग द पैसिव रेजिस्टेंस की पॉलिसी, जिसके अंदर दे वर ओनली कॉन्फाइंड टू द सिविल डिसोबीडियंस काइंड ऑफ मूवमेंट, है ना। और दे वर ऑल्सो बिलीविंग कि पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस करना है विदाउट यूजिंग वायलेंस। तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के भी खिलाफ थे ये, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के भी कॉन्ट्राडिक्शन में थी इन रिवोल्यूशनरीज की एक्टिविटी। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इनको बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते थे, लेकिन ओपनली उन्होंने भी इनको सपोर्ट नहीं किया। तो ओपनली और ऑल आउट सपोर्ट नहीं होने की वजह से ये जो रिवोल्यूशनरीज थे ये डिक्लाइनेशन की फेज देखते हैं, बिकॉज इनको किसी का भी सपोर्ट नहीं था। ना तो यहाँ पे इनको मास का सपोर्ट था, जनता का सपोर्ट था, बिकॉज जनता जो थी वो दे वर मोर फॉलोइंग दैट टाइम द आइडियोलॉजी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, है ना। रिवोल्यूशनरिस्ट को इतना ये पसंद नहीं करते थे, और कौन मास जो अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करना चाहिए, बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो इस रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, जिसके अंदर उनको क्लियर कट था कि आपको यहाँ पे इवन फॉर द फ्रीडम अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया यू हैव टू फेस अ डेथ ऑल्सो। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो रिवोल्यूशनरीज के अंदर बहुत कम लोग ही फॉलो कर पाते थे, और ज्यादा जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पे सपोर्ट करने वाले थे। तो कोई पॉलिटिकल ग्रुप ने या फिर कोई मास ने यहाँ पे इनको सपोर्ट नहीं किया। तो इस वजह से इनको एक सपोर्ट बेस नहीं होने की वजह से मॉडरेट्स जो थे वो ऑलरेडी इनको डिसअप्रूव कर चुके थे इनके आइडियोलॉजी, इनके प्रोग्राम को। और एक्सट्रीमिस्ट भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सपोर्ट करते थे, लेकिन ओपन और ऑल आउट सपोर्ट इनका नहीं हुआ करता था। इस वजह से इन सभी कारणों की वजह से ये रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट इन इंडिया के अंदर डिक्लाइनेशन देखते हैं, या वी कैन से दीज आर द वीकनेसेस ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन आने तक, नेक्स्ट क्लास आने तक आप प्लीज स्टे ट्यून विद दिस चैनल, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल, दैट इज examyatra.com। थैंक यू।